स्टूडेंट्स, हमारे बायोलॉजी क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 है। आज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम देखेंगे कि ब्रीथिंग कैसे की जाती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमारा टॉपिक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का तरीका। ब्रीथिंग जो है, सांस हम कैसे लेते हैं? सांस हम दो मराहिल में लेते हैं। वो जो मराहिल हैं, जो फेजेस हैं, वो कौन से हैं? अच्छा जी, 2 फेजेस होते हैं। 2 फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने के 2 फेजेस होते हैं। नंबर 1 फेज जो है वो इनहेलेशन है, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, या इंस्पायरेशन, और दूसरा है एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। तो इनहेलेशन के दौरान क्या होता है? इनहेलेशन के दौरान हवा को सांस के जरिए से अंदर लेके जाया जाता है, यानी सांस का अंदर लेके जाना, फेफड़ों में लेके जाना, ये क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। टेकिंग एयर इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स, बाहर से हवा को लंग्स के अंदर लेके जाना, ये इनहेलेशन कहलाता है। और उसके बाद इनहेलेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे वाकई होता है? सबसे पहले ये जो रिब्स होते हैं, रिब्स के दरमियान ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। रिब मसल्स इनको कहते हैं, या इंटरकोस्टल मसल्स। रिब मसल्स क्या हो जाते हैं? कंट्रैक्ट हो जाते हैं। रिब मसल्स कंट्रैक्ट्स। अब रिब मसल जब सिकुड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो एक और काम भी होता है। ये जो नीचे डायाफ्रेम होता है, ये डायाफ्रेम भी क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने की वजह से ये नीचे की तरफ हो जाता है, इस तरह से ये डायाफ्रेम यूं हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से जो फेफड़ों के ऊपर, जब ये ऊपर जाता है तो प्रेशर बढ़ाता है। अब जब ये नीचे आ गया है तो फेफड़ों के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो गई है। रिब मसल्स कंट्रैक्ट, रिब मसल के कंट्रैक्ट होने के साथ साथ ये डायाफ्रेम भी क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाता है। डायाफ्रेम, डायाफ्रेम कंट्रैक्ट्स, डायाफ्रेम जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। एंड लोअर्ड, और नीचे की तरफ जाता है, एंड लोअर्ड। चलो ये 2 काम हो गए। अच्छा जी, जब डायाफ्रेम कंट्रैक्ट होकर नीचे जाता है और ये सिकुड़ के इस तरफ बाहर की तरफ फैल जाते हैं, ये इस तरफ, और ये सिकुड़ के कंट्रैक्ट होकर इस तरफ जाते हैं, तो जाहिर है जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज बढ़ जाता है और फेफड़ों के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाती है। क्या हो जाता है? अच्छा जी, साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाता है। थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज हो जाता है थोरेसिक कैविटी का। और क्या हो जाता है? प्रेशर, जब साइज जो है थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो जाता है तो जाहिर बात है कि फेफड़ों के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जैसे आप जो है एक जो वॉलीबॉल गेंद होती है, उसको आप ऊपर से इस तरह से उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो जो है वो उसमें से हवा निकल जाती है। जब आप प्रेशर कम करेंगे, ये जो एरिया इसको फैला देंगे, तो उसमें से हवा उसके अंदर दोबारा दाखिल हो जाती है, क्योंकि उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि जब डायाफ्रेम जो है सिकुड़ जाता है और कंट्रैक्ट हो जाता है, इसके अलावा जो रिब्स मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो थोरेसिक कैविटी का जो साइज है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है क्या हो जाता है? डिक्रीजेस। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? लंग्स के ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो बाहर से जो हवा है, बाहर की हवा जो है अंदर की तरफ है जो है वो आ जाता है तेजी के साथ। एयर फ्रॉम आउटसाइड, एयर क्या करता है? फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो एयर है, रशेज तेजी के साथ इनसाइड दी लंग्स, लंग्स की तरफ है आ जाता है, लंग्स के अंदर दाखिल हो जाता है, और इस तरह से इनहेलेशन का प्रोसेस जो है वो जाके कंप्लीट हो जाता है। यानी सबसे पहले क्या हो जाता है कि रिब्स मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं। रिब्स मसल कंट्रैक्ट होने के साथ साथ डायाफ्रेम कंट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी सिकुड़ के छोटा हो जाता है और ये बाहर की तरफ इस तरह खिंच जाते हैं, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो लंग्स का साइज बढ़ जाता है और हवा जो है हाई प्रेशर से बाहर से अंदर की तरफ है तेजी के साथ दाखिल हो जाता है। इस तरह से इनहेलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। अब एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है? ये उसका उलट प्रोसेस है। अब क्या होगा?
ये जो रिब्स मसल्स थे ये दोबारा क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। पहले तो एक्सेलेशन क्या है, एक्सेलेशन जो है टेकिंग द एयर, हवा को कहां ले जाना, आउटसाइड दी लंग्स, लंग्स से बाहर लेकर जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सेलेशन कहलाता है। और एक्सेलेशन का मैकेनिज्म क्या है, जो काम इनहेलेशन में हुआ था यहां उल्टा हो जाएगा। तो रिब्स मसल क्या हो गए थे, पहले कंट्रैक्ट हो गए थे, अब रिलैक्स हो जाएंगे। रिब मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब रिब मसल्स के रिलैक्स होने के साथ साथ डायाफ्रेम भी रिलैक्स होकर ऊपर की तरफ इस तरह से ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने की वजह से फेफड़ों के ऊपर ये प्रेशर डालता है। ये यहां तो मैंने काफी नीचे किया हुआ है, वैसे ये ऊपर आता है तो फेफड़ों के ऊपर ऐसे प्रेशर इस तरफ से डालता है। अच्छा जी, डायाफ्रेम रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होके क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और फेफड़ों के ऊपर जो है वो प्रेशर इंक्रीज करता है। प्रेशर इंक्रीजेज ऑन लंग्स, इंक्रीजेज ऑन लंग्स, लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है इसकी वजह से बढ़ जाता है। और ये भी जब रिलैक्स होकर अपनी पुरानी असली जगह पे आ जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे रिब्स जो है वापस आ जाते हैं, तो थोरेसिक कैविटी का साइज भी कम हो जाता है। साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज, साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज, थोरेसिक कैविटी का जो साइज है वो डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से फेफड़ों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर ऑन लंग्स, प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो फिर हवा जो है एक्सपेल आउट हो जाती है बाहर की तरफ। ऐसे जैसे आप यूं करेंगे इनको फेफड़ों को, या बाहर की तरफ से ऐसे प्रेशर लगाएंगे इनके ऊपर, तो हवा जो है वो बाहर निकल जाती है। तो क्या होगा, एयर rushes outside the lungs, rushes outside the lungs, हवा जो है वो लंग्स के बाहर आ जाती है। इस तरह से एक्सपायरेशन का प्रोसेस, एक्सेलेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद है कि ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, या जो ब्रीथिंग का निज़ाम है, इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग प्रोसेस, ब्रीथिंग के प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स। ब्रीथिंग के प्रोसेस को हमारे दिमाग में एक सेंटर है, उसे रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर, दिमाग के अंदर एक खास जगह है, सेंटर है सांस लेने के लिए, रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन। हमारे दिमाग के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इसको कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इसको कैसे फील करता है, महसूस कैसे करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है सेंसिटिव है, किस चीज के लिए सेंसिटिव है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अगर खून में बढ़ जाए तो वो जो है रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिव कर देता है कि उस वक्त रेस्पिरेटरी सिस्टम तक एक मैसेज पहुंच जाती है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, रेस्पिरेटरी सेंटर किसके लिए होता है, सेंसिटिव होता है, किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इन ब्लड, खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जब बढ़ जाती है तो ये सेंसिटिव है, इसको फील हो जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा फील करने लगता है तो फिर क्या करता है, इन रिब्स मसल्स की तरफ और डायाफ्रेम की तरफ एक मैसेज भेज देता है कि तेजी के साथ जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करें। अच्छा जी, तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को फील करके, सेंस करके जो है हमारे ब्रीथिंग के निज़ाम को कंट्रोल करता है। उसके बाद है कि आम हालात में जो है हम कितना सांस कितने बार लेते हैं। इन नॉर्मल कंडीशंस एक इंसान जो है वो तकरीबन रेस्ट की हालत में 16 से 20 टाइम्स जो है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर सांस लेता है। 1 मिनट के अंदर है, मिनट्स के अंदर है 16 से 20 मरतबा एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इंसान सांस लेता है। लेकिन अगर हार्ड एक्सरसाइज कर रहा हो, हार्ड एक्सरसाइज, अगर बहुत सख्त मुशक्कत वाला काम कर रहा हो, तो फिर हमारा रेस्पिरेटरी जो सांस लेने का निज़ाम है वो ब्रीथिंग रेट जो है, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेज टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट,
30 से 40 मरतबा 1 मिनट के अंदर हम जो है फिर सांस लेते हैं जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो ये कैसे होता है? अच्छा जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है उसको सेंस कर लेता है, फील करता है, तो वो रिब्स मसल्स की तरफ मैसेज भेज देता है और डायाफ्रेम की तरफ मैसेज भेजता है कि तेजी के साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स हूं। अच्छा जी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, खून के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाए, इंक्रीजेज, तो फिर क्या होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है? इंक्रीजेज द ब्रीथ रेट। क्यों इंक्रीज करता है ब्रीथ रेट को? क्योंकि जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब एनर्जी बनाते हुए सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा पैदा होती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को बाहर निकालने के लिए जो है सांस लेने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इस तरह से रेस्पिरेशन जो है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर इसको कंट्रोल करता है।